तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक की कहानी की इस एपिसोड में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी, अपना और अपनों का ख्याल रख रही होगी। आज की जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, इस कहानी को सुनने के बाद हो सकता है कुछ फिल्में आपके जहन के आगे घूमने लगे। ये वो कहानी है जिसमें पहले वो लोकल पुलिस, फिर CID, फिर CBI सबने जांच की, लेकिन नतीजा सिफर रहा। ये वो कहानी है जिसमें जिन जिन लोगों को शक के घेरे में लाया गया वो सारे इतने बड़े लोग थे कि एक कोर्ट से दूसरे कोर्ट में स्टे लेते और फिर नौबत यह आ गई कि अभी लास्ट 2023 में ये तमाम बड़े लोग अदालत में पहुंचते हैं और अदालत एक फैसला देती है, और वो ये कि इस केस का जब जब आप जिक्र करेंगे इन लोगों के आप नाम नहीं लेंगे। आज जो मैं आपको कहानी सुनाने जा रहा हूँ, जिसमें जो भी शक के घेरे में थे सबके नाम है, लेकिन ले नहीं सकता क्योंकि कोर्ट ने रोक लगा रखी है। इससे पहले जब जब इन लोगों के नाम लिए गए, वीडियो हटा दिया गया यूट्यूब से, FIR दर्ज किया गया उन जर्नलिस्ट के खिलाफ, और अगर वो लोकल हैं तो फिर पता नहीं किस किस तरह की धमकियां मिली। लेकिन अब तो कोर्ट के जरिए उन्होंने एक हथियार ले रखा है, आप चाहकर भी नाम नहीं ले सकते। ये वो कहानी है जिस इलाके की कहानी है। कहानी एक लड़की की है, लेकिन इस लड़की के पीछे 90 और लड़कियों की कहानी है जो गायब हो गई, जिनका मर्डर हुआ, रेप हुआ, आज तक केस नहीं सुलझा। 90 लड़कियों के अलावा 310 से ज़्यादा और महिलाएं हैं जो इसी इलाके में गायब हुई, यानी 400+। क्या हुआ उनके साथ, कैसे हुआ, कौन थे, कुछ पता नहीं। पुलिस की फाइल में ये सारे केसेस अनसॉल्व्ड हैं। जब जब किसी ने जांच करने की कोशिश की ईमानदारी से, उसके साथ पता नहीं क्या क्या हुआ। जो जो इसमें विटनेस गवाह है, एक्सीडेंटली या किसी और तरीके से उनकी मौत हो गई। क्योंकि इस पूरी कहानी के पीछे जिन लोगों का नाम शक के घेरे में है, जमींदार वो, उस इलाके के सबसे बड़े टेंपल के ट्रस्टी वो, स्कूल उनके, कॉलेज उनके, अस्पताल उनके, पॉलिटिकल सपोर्ट उनके पास, पैसा बेइंतहा बेशुमार, और इन सब वजह से कानून एक तरह से घुटने टेक देता है। जो 400 से ज़्यादा महिलाओं की मैंने बात की और इसमें 90 सिर्फ लड़कियां हैं। एक लड़की के ज़रिए अगर ये कहानी सुनाऊंगा तो बाकी की 90 और 400 महिलाओं की कहानी आप खुद समझ जाएंगे कि क्या हुआ होगा। ये कहानी है सौजन्या की। सौजन्या एक 22-23 साल की लड़की। कहानी है साउथ कर्नाटक के एक बहुत ही खूबसूरत जगह जिसका अपना 800 साल का हिस्ट्री है। उस जगह का नाम है धर्मस्थला। कहानी धर्मस्थला की है, साउथ कर्नाटका की। इसी धर्मस्थला में एक सौजन्या नाम की लड़की रहा करती थी। सौजन्या MN कॉलेज में सेकेंड ईयर की स्टूडेंट थी इस धर्मस्थला के उजिरे इलाके में। MS यानी कि धर्मस्थला मंजू नाथेश्वरा कॉलेज, ये एक ट्रस्ट का कॉलेज था। सेकेंड ईयर की स्टूडेंट थी, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। 9 अक्टूबर 2012, 9 अक्टूबर 2012 की बात है। उस दिन भी सौजन्या कॉलेज गई, कॉलेज में क्लास अटेंड किया। 3:45 पे उसने कर्नाटका स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट की बस पकड़ी जो डेली पकड़ती थी, और अपने घर के लिए निकल गई। आखिरी में 2 दोस्त मिली, दोनों के साथ उसने बातचीत की, बस में बैठी, अपने घर के पास वाले बस स्टॉप पर उतर गई। तब घड़ी में वक्त हुआ था शाम के 4:15 बजे। आधे घंटे का यह सफ़र था कॉलेज से उसके घर तक का। उस दिन तेज़ बारिश भी हो रही थी। घर उतरती है बस से, जब उतरती है तभी उसके अंकल और आंटी जीप में वहाँ से गुजर रहे थे। वो उन दोनों को वेव करती है, दोनों हाथ हिलाते हैं, देखते हैं, मुस्कुराते हैं और गाड़ी आगे बढ़ जाती है। अब इसके बाद सौजन्या अपने घर की तरफ, वहां से उसके घर की दूरी 3 मिनट की थी, लेकिन सौजन्या फिर उसके बाद कभी घर नहीं पहुंची। वो गायब हो गई। शाम 7 बजे तक घर वालों ने इंतजार किया, शायद किसी दोस्त के यहाँ रुक गई होगी कुछ और इससे ज़्यादा कभी उसने देर नहीं की थी। जब 7 बज गए घर वालों को फिक्र हुई, आस पड़ोस में पूछा, दोस्तों से पूछा, फिर पूरा मोहल्ला इकट्ठा हो गया। 200-300 लोग ढूंढने के लिए निकल पड़े सौजन्या को। सौजन्या कहीं नहीं मिली।
बड़ी मुश्किल से ये लोग फिर जब रात हुई पुलिस स्टेशन पहुंचे, बेलठांगड़ी पुलिस स्टेशन है, क्योंकि ये कहानी भी वहीं से जन्म लेती है। बेलठांगड़ी पुलिस वाले ने कहा कि रिपोर्ट तो लिख लेते हैं हम आपकी बेटी की गुमशुदगी की, लेकिन तलाश तब करेंगे जब वो सुबह तक घर नहीं आएगी, यानी रात को तलाश नहीं करेंगे। रात से सुबह हो गई, लेकिन सौजन्या घर नहीं लौटी। अब धीरे धीरे सौजन्या की गुमशुदगी की खबर पूरे इलाके में, और वो इलाके में सब भाईचारगी के साथ मिलजुल कर रहते थे। ढूंढ रहे हैं इधर उधर, आसपास के जंगलों में ढूंढ लिया, कहीं नहीं मिला। लेकिन दोपहर होते होते अचानक कुछ लोगों की नज़र सौजन्या के घर से मुश्किल से 300 मीटर की दूरी पर एक जंगल झाड़ी, वहां एक लाश थी। लाश एक पेड़ से बंधी हुई थी और सौजन्या के जो शॉल था उसी शॉल के जरिए उसको बांधा गया था पेड़ से। जैसे ही देखा, हंगामा मचा पूरे इलाके को, पता चला 3 से 4 हजार लोगों की भीड़ अगले कुछ मिनटों में उस पेड़ के नीचे थी। लाश की हालत यूं थी कि शॉल से लाश, दोनों हाथ उसके पेड़ से बंधे हुए थे, नीचे के कपड़े गायब थे, जिस्म पर जगह जगह चोट खरोच के निशान। प्राइवेट पार्ट्स पर चूंकि बारिश हुई थी, तमाम मिट्टी का एक तरह से लेप लगा दिया गया था। पुलिस पहुंचती है। पुलिस जब वहां पहुंची तो करीब 3-4 हजार लोगों की तो भीड़ वैसी ही, तो आप समझ लीजिए कि क्राइम सीन का क्या हाल हुआ होगा। पुलिस लाश उठाती है, भेज देती है, आसपास में और चीजें देखती है। लापरवाही का आलम देखिए कि उसी लाश के करीब सौजन्या का बैग और बुक, किताबें पड़ी थी। पुलिस बैग तो ले गई, किताबें वहीं छोड़ दी। वीडियोग्राफी नहीं की क्राइम सीन की, फिंगरप्रिंट्स, फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स, किसी को नहीं बुलाया। और सबसे हैरानी की बात यह थी कि इस पूरे इलाके में रात भर बारिश हुई। जब सौजन्या नहीं लौटी तो रात को और सुबह गांव वाले जब ढूंढने निकले थे तो इस इलाके से भी ढूंढ कर गए थे। इस पेड़ के पास तब कुछ नहीं था, लेकिन दोपहर अचानक वहीं पे लाश मिलती है। और सबसे अजीब बात यह कि पूरा इलाका गीला, मिट्टी, रात भर बारिश हुई, लेकिन बैग और किताबें दोनों बिल्कुल सूखी हुई, यानी साफ था कि कत्ल कहीं और हुआ। बाद में लाकर लाश को यहाँ डंप किया गया, लेकिन पुलिस ने इन सारी चीज़ों का कोई ध्यान ही नहीं दिया। पुलिस उठाती है, इसके बाद पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। इधर गांव में हंगामा, जिस तरीके से लाश लोगों ने देखा, उनका गुस्सा, अब विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया। इधर सरकारी अस्पताल में लाश को भेजा गया। 10 अक्टूबर को सौजन्या का पोस्टमार्टम होता है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आता है कि उसके साथ रेप हुआ और उसका मर्डर हुआ। पर कमाल देखिए, पोस्टमार्टम रिपोर्ट रोशनी में नहीं, लगभग अंधेरे में हुआ। डॉक्टरों ने पूरी रिपोर्ट भी ढंग से नहीं दी, और तो और जो विसरा होती है उसका सैंपल भी नहीं भेजा। बस यूं ही चलता हुआ पोस्टमार्टम, और कोई वीडियोग्राफी नहीं पोस्टमार्टम की। लोगों को पता चला और गुस्सा। इधर 9 को ये गायब हुई, 10 को मिली, उसके बाद पोस्टमार्टम हुआ। 11 अक्टूबर को इसी इलाके में एक बाहुबली की स्टैचू है। उस स्टैचू के पास एक सीढ़ी है। उस सीढ़ी पर एक शख्स बैठा हुआ था जिसका नाम है संतोष राव। ये किसी और इलाके का था, कुछ दिन पहले ही इस नए शहर में आया था, पर इसे कहीं नौकरी वोकरी मिली नहीं, तो ये रात इसी सीढ़ी पे गुजार लेता। जो मंदिर हैं, टेम्पल है, वहाँ जाकर खाना खा लेता। शाम करीब 5:30 बजे 11 नवंबर को उसी बाहुबली जो स्टैचू है उसके पास बैठा हुआ था। अचानक कुछ लोग आए, उन्होंने पूछा कि तुम यहाँ क्यों बैठे हो। उनका कहना वो भागने लगा। उन्होंने उसे पकड़ा और पकड़ने के बाद पीटा। पीटने के बाद ले गए बेलठांगड़ी पुलिस स्टेशन और कहा कि यही है सौजन्या का कातिल। पुलिस ने भी पकड़ा, फिर पुलिस ने उससे पूछताछ की। अगले दिन 12 अक्टूबर को पुलिस ने ऐलान कर दिया कि सौजन्या का बलात्कारी और कातिल उन्होंने पकड़ लिया, केस सुलझा दिया, और वो बंदा है संतोष राव। इसके बाद उसी दिन उसी जगह जहाँ क्राइम सीन था वहाँ से 100 मीटर की दूरी पर संतोष राव को अपने साथ ले गए, और जो अंडरगारमेंट्स थे सौजन्या के, वो उन्होंने उसकी बरामदगी दिखाई। फिर उन्होंने कहा कि संतोष राव ने भी कन्फेस कर लिया।
संतोष राव का फिर मेडिकल हुआ। संतोष राव को इतना पीटा गया था कि उसके जिस्म पर 17 जगह निशान थे, उसके जिस्म पर खरोंचने के भी निशान थे। पुलिस ने बताया कि जब सौजन्या का ये ज़बरदस्ती करने की कोशिश कर रहा था, सौजन्या खुद से बचाने के लिए इसके जिस्म पर नाखून से उसने अपने आप को बचाने के दौरान घायल किया था। अब इत्तेफाक से संतोष राव को जिन लोगों ने सीढ़ी से उठाकर पुलिस स्टेशन तक पहुंचाया था, जब उन लोगों की सच्चाई सामने आई तो पूरा गांव और सौजन्या का परिवार इस बात को मानने के लिए तैयार ही नहीं हुआ कि संतोष राव ही सौजन्या का कातिल या रेपिस्ट है। उसकी वजह थी जिन 3 लोगों ने खास तौर पर संतोष राव को पकड़कर पुलिस के हवाले किया, वो तीनों उसी इलाके के, उसी टेम्पल के, उसी ट्रस्ट के, उसी जमींदार के अपने सगे नेफ्यू, रिश्तेदार, उसके खास दोस्त थे। इनमें से 2 तो उसी टेम्पल में, एक तो मुलाजिम था और एक के पिता वहां मुलाजिम थे। और सारा शक जिन जमींदार घराने की तरफ जा रहा था, ये तीनों उनसे जुड़े हुए थे। बाकी का छोड़िए, घर वाले भी सौजन्या के मानने को अब तैयार नहीं हुए। इस दौरान हंगामा तब और हुआ जब उन्होंने दिखाया कि सौजन्या का अंडरगारमेंट संतोष राव की निशानदेही पर जंगल से बरामद हुआ। तब मां सामने आई। उन्होंने कहा कि 11 अक्टूबर को संतोष को पकड़ा था। 11 अक्टूबर की रात को पुलिस वाले आए, बेलथांगड़ी पुलिस से, और उन्होंने सौजन्या की मां से पूछा कि जब सौजन्या गायब हुई थी तब उसने क्या क्या कपड़े पहने। फिर उसने स्पेशली पूछा कि उसने अंडरगारमेंट्स क्या पहने थे, किस कलर के पहने थे, किस तरह के पहने थे। उसकी मां ने बताया और उसको कुछ अंडरगारमेंट्स भी दिखाया। उनमें से पुलिस वाले ने एक उठाया और कहा कि मैं ये मिलाने के लिए इसको अपने साथ ले जा रहा हूं। सौजन्या के कत्ल और रेप के बाद 2 दिन बाद पुलिस उसके घर से उसकी मां से एक अंडरगारमेंट्स लेती है, संतोष को अपने साथ जंगल ले जाती है और वही अंडरगारमेंट्स उसकी निशानदेही पर बरामदगी के तौर पर दिखा देती है। ये उसकी मां ने खुद स्टेटमेंट दिया। अब पुलिस की कहानी पे कोई यकीन करने को तैयार नहीं। इधर अचानक अब रिपोर्ट आनी शुरू होती है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो आई और फिर जब मेडिकल हुआ संतोष का और संतोष की जब फॉरेंसिक सारी रिपोर्ट आई तो पता चला कि सौजन्या के नाखून में जो ब्लड, जो स्किन के टुकड़े, जो मट्टी थे, उनमें से एक भी चीज संतोष से नहीं जुड़ा था। संतोष के जो जख्म के निशान थे, जो उसको खरोचा गया था, उसमें एक भी डीएनए सौजन्या से नहीं मिल रहा था। संतोष के पूरे बॉडी पर और जख्मों पर 2 डीएनए मिले, एक खुद उसका अपना और एक अनजान, वो भी मेल का, सौजन्या का नहीं था। इसके अलावा जो सीमन और प्राइवेट पार्ट्स की सारी रिपोर्ट आई, उसमें भी सौजन्या के सीमन और बाकी चीज़ों पर संतोष राव का कोई निशान, कोई सबूत नहीं मिला। अब नहीं मिला, लेकिन पुलिस अड़ी हुई है। पुलिस ने संतोष को ही बनाया और कहा कि बस यही है। अब माँ बाप, गांव वालों को पता था, सब भड़के हुए, 3-4 हज़ार लोगों का प्रोटेस्ट शुरू। आखिरकार थक हार कर सरकार ने नवंबर 2012 में ये केस, यानी 1 महीने के बाद, कर्नाटक सीआईडी को सौंप दिया। अब सीआईडी ने इस केस की तफ्तीश की। घर वालों सबने कहा कि वो जो जमींदार घराने के लोग हैं, आप उनको पूछताछ कीजिए, उनको पकड़िए, वही लोग हैं। सीआईडी ने उनसे पूछताछ की और पूछताछ करने के बाद छोड़ दिया। लोगों का गुस्सा और भड़का। अब धीरे धीरे सीआईडी ने कोर्ट में ये कहा कि हमने पूरी तफ्तीश की और जो लोकल पुलिस, बेलथांगड़ी पुलिस ने जो तफ्तीश की थी वही सही है। संतोष राय ही इसमें अक्यूज्ड है और कोई नहीं है। बल्कि उल्टा ये किया कि उन्होंने कहा कि नहीं, जो नाम आ रहे हैं आप उनसे पूछताछ कीजिए, वो सारे उस बड़े जमींदार, पावरफुल घराने के जो लोग थे और उनमें एक रिलेटिव उनका। सीआईडी ने उल्टा केस यूं पलटा कि कोर्ट में एक दिन गए और उन्होंने कहा कि जिस जमींदार घराने के खास लड़के का नाम लिया जा रहा है, 9 अक्टूबर 2012 को वो धर्मस्थला में था ही नहीं, वो विदेश गया हुआ था। और बाकायदा
पासपोर्ट, टिकट, वीज़ा प्रूफ के तौर पर भी पेश कर दिए गए। बाकी जो 3 लोग थे उस रिश्तेदार के दोस्त, उन तीनों के बारे में सीआईडी ने कहा कि ये तीनों भी 9 अक्टूबर को धर्मस्थला में मौजूद नहीं थे, बल्कि इनका लोकेशन धर्मस्थला से दूर दूसरे शहर में था। जब क्रॉस चेक करके पूछा गया कि इसके क्या सबूत हैं, कमाल देखिए कि लोकल पुलिस ने इन चारों का कॉल डिटेल रिकॉर्ड मोबाइल टावर से कभी ढूंढा ही नहीं, पेश ही नहीं किया अदालत में, न सीआईडी को सौंपा। जबकि आसानी से पता चल सकता था कि इनकी मौजूदगी उस दिन कहाँ थी, सिर्फ उनके मोबाइल के कॉल डिटेल रिकॉर्ड से। लेकिन पुलिस ने उसकी जांच ही नहीं की। जब ये बात पता चली तो लोगों का गुस्सा फिर भड़का। अब लोग सीआईडी के खिलाफ हो गए। सरकार इधर कर्नाटक की उन तक दबाव पहुंचा, यहाँ तक कि इस जमींदार घराने को प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी। और फिर आखिरकार लोगों के गुस्से को देखते हुए 1 साल बाद नवंबर 2013 में ये केस सीबीआई को सौंप दिया गया। अब ये केस सीबीआई को सौंपा जाता है। इधर होता ये है कि घर वाले अब कहते हैं कि सिर्फ संतोष राव अभी तक इसमें अक्यूज्ड है, जो बाकी के लोग हैं उनको भी अक्यूज बनाया गया, और इस अर्जी के साथ वो सेशन कोर्ट में पहुंच जाते हैं। सेशन कोर्ट में जब वो पहुंचते हैं तो सेशन कोर्ट बाकायदा एक ऑर्डर पास करती है और कहती है कि इन तीनों को भी को अक्यूज बनाया जाए, जिसके बारे में घर वाले लगातार सवाल उठा रहे थे। और ये ऑर्डर पास होता है कोर्ट के जरिए, लेकिन जैसे ही कोर्ट का ऑर्डर पास होता है कि इनको अक्यूज बनाया जाए, वो सभी कर्नाटक हाई कोर्ट पहुंच जाते हैं और स्टे ले लेते हैं। अब उनको को अक्यूज नहीं बनाया जाता। इसके बाद केस चलता रहता है। 2023 में मैंने आपसे कहा कि जितने भी अक्यूज पावरफुल घराने के, उनको लेकर फिर एक और ऑर्डर आता है कि कोई मीडिया, कोई और कहीं इनके नाम नहीं लेगा। तो उनके नाम भी लिए जाने बंद होने लगे। इधर संतोष राव इकलौता, उसके खिलाफ मुकदमा चलता रहा। लोकल पुलिस सीआईडी के बाद अब सीबीआई के पास था। 26 अक्टूबर 2017 को सीबीआई ने कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की, और चार्जशीट दाखिल करने के बाद सिर्फ एक अक्यूज बनाया, संतोष राव को। कोर्ट में इसके बाद अब मुकदमा चला। कोर्ट में परतें खुलनी शुरू हुई। जिस जगह पर 9 अक्टूबर 2012 को सौजन्या बस स्टॉप से उतरी थी, उसके ठीक पास एक दवाखाना था, मेडिकल स्टोर। वहां पे एक सीसीटीवी कैमरा लगा था। जिस बस स्टॉप पर उतरी थी वहां पर एक 360 डिग्री सीसीटीवी कैमरा लगा था। इन पूरे बरसों में लोकल पुलिस, फिर सीआईडी, फिर सीबीआई, कभी किसी ने उस सीसीटीवी आई के फुटेज को देखने या खंगालने की कोशिश ही नहीं की। अगर वो सीसीटीवी फुटेज हाथ आता तो ये पता चलता कि बस स्टॉप पर उतरने के बाद उसके आगे पीछे कौन था। इस दौरान में 2 लड़कियों की गवाही हुई शुरू में, जो उन्होंने पुलिस को दी और सीआईडी को। दोनों उसकी क्लासमेट थी सौजन्या की। उनमें से एक ने कहा कि जब वो बस स्टॉप पर उतरी, सौजन्या अपने रास्ते पर, वो अपने रास्ते पर, तो उसने 2 लड़कों को देखा था मोटरसाइकिल पर। एक कह रहा था नहीं, ये जगह सेफ नहीं है, यहाँ खुला है और बारिश भी हो रही है, कहीं और ट्राई करेंगे। वो उसी ट्रस्ट से जुड़े हुए लोग थे। एक और गवाह ने कहा कि जब सौजन्या गायब हुई, उसके नेक्स्ट डे वो 3 लोग जो उनसे जुड़े हुए थे, जिनका नाम नहीं ले सकता, उनमें से 2 आपस में बात कर रहे थे और उसकी दोस्त वहां से पीछे से गुजर रही थी और उसने अपने कान से सुना, और वो ये कि नहीं, कुछ नहीं होगा, बारिश बहुत हो गई है तो सबूत तो अपने आप धुल जाएगा। ये नाम थे गवाहों के दोनों, पर इनकी गवाही कभी कोर्ट के सामने कराई ही नहीं गई। एक और गवाह था जिसने सुसाइड कर लिया। कोर्ट ने पूछा कि आप सीसीटीवी कैमरा नहीं लाए। जो अदालत में फॉरेंसिक और मेडिकल सपोर्ट जो प्रूफ दिए गए, कोई डीएनए मैच नहीं किया संतोष राव से, न उसके सीमन पर, न प्राइवेट पार्ट पर, न उसके नाखून में। सौजन्या के नाखून में भी जो ब्लड, स्किन के टुकड़े या मिट्टी, उनमें से एक भी संतोष राव का नहीं था। संतोष राव के जिस्म पर जितनी भी खरोंची थी, उनमें से एक भी सौजन्या का नहीं था।
कॉल डिटेल रिकॉर्ड नहीं खंगाला, सीसीटीवी फुटेज नहीं दिया, पोस्टमार्टम रिपोर्ट अंधेरे में हुआ, विसरा संभाल के ही नहीं रखा गया। मतलब हर चीज इस तरह से की गई कि सीधा था कि इस केस में कुछ नहीं होना। 26 अक्टूबर 2017 को जब चार्जशीट दाखिल की, इसके बाद अगले 6 साल तक सेशन कोर्ट में यह मुकदमा चला। 16 जून 2023, 16 जून 2023 को कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया और कोर्ट ने कहा कि एक भी ऐसा सबूत न पुलिस, न बाद में सीआईडी, न फिर सीबीआई पेश कर सकी जिससे कि बाकी छोड़िए संतोष राव को इस मामले में गुनहगार माना जाए। 12 से लेकर 23 यानी 11 साल तक संतोष राव जेल में रहा और 16 जून 2023 को कोर्ट ने संतोष राव को बरी कर दिया। इस दौरान में 4 विटनेसेस की मौत हो गई और इसी 2023 में इसी फैसले के बाद फिर एक और फैसला आता है जो जमींदार के घराने के लोग पहुंचे थे कि हमारा नाम कोई ना ले। और कमाल देखिए, कोर्ट ने ऑर्डर भी पास कर दिया कि इनका नाम न लो। एक किसी इलाके में एक पुलिस वाले थे, उनका नाम है गिरीश। गिरीश को जब ये पता चला तो उन्होंने अपने तरफ से इस केस की जांच शुरू की, खूब लड़ाई लड़ी और अभी भी उसमें लगे हुए। इसके बाद धीरे धीरे जब इस इलाके में इस धर्मस्थला की कहानियां को खोदना शुरू किया गया तो पता चला कि धर्मस्थला और उसके आसपास 400 से ज़्यादा महिलाएं और लड़कियां ऐसी हैं जिनका केस आज भी अनसॉल्व है, जो गायब हो गई, जिनका मर्डर हो गया, जिनका रेप हुआ, कुछ पता नहीं। और सबसे कमाल की बात यह थी कि जिस संतोष राव को इस केस में पुलिस, सीआईडी, सीबीआई सब ने अक्यूज बनाया, पुलिस का कहना था कि ये जो 9 अक्टूबर 2012 को सौजन्या गायब हुई और उसका कत्ल हुआ, 8 अक्टूबर को पहली बार संतोष राव धर्मस्थला पहुंचता है। ये एक सृजन इलाका है, वहां रहता था और आने के बाद इसी ने ये सब कुछ किया। अब यहां एक और भी आप चौंक जाएंगे, इस अक्टूबर से ठीक 1 महीने पहले सितंबर में इसी धर्मस्थला में एक लेडी का और रेप होता और मर्डर होता है और उस केस में भी पुलिस ने बाकायदा अपने पेपर पर रिकॉर्ड है संतोष राव को एक्यूज बनाया और पुलिस ने एक ही थाना, एक ही पुलिस और 2 रिपोर्ट उसमें लिखती है कि संतोष राव बाहर से धर्मस्थला 20 सितंबर को आया था, 20 सितंबर 2012। सौजन्या के केस में वो वही पुलिस लिखती है कि संतोष राव धर्मस्थला में 8 अक्टूबर 2012 को आया था। यानी एक पुलिस 2 रिपोर्ट। एक रिपोर्ट में पुलिस कह रही है पुराने केस में उसको फंसाना था कि वो 20 सितंबर 2012 को शहर में आया पहली बार। सौजन्या की रिपोर्ट में कहती है कि वो मर्डर से एक दिन पहले 8 अक्टूबर को पहली बार शहर में आया और ये दस्तावेज है। उन 90 लड़कियों का क्या हुआ, ये जमींदार घराने का नाम क्यों नहीं, और आखिर क्या है इसके बैकग्राउंड की कहानी 800 साल पुरानी। ये टेम्पल, ये ट्रस्ट, ये जमींदार, ये पैसा, ये पावर और ये इतने सारे लोग जो गायब हो, जिनमें से किसी का सच पता नहीं, सब फाइलों में बिठा दिए गए। इस सौजन्या की एक कहानी से आप समझ सकते हैं। लेकिन मैं इस पर बाकी अभी रिसर्च कर रहा हूँ। जैसे इस टेम्पल, जमींदार और बाकी 490 खासतौर पर लड़कियों की जितनी भी कहानियाँ, जैसे ही उसके बारे में बाकी कुछ पता चलेगा एक अलग से आपको वो स्टोरी सुनाऊंगा। लेकिन आप सोचिए हमारे देश में आज इस धर्मस्थला जैसी जगहों पर आज के दौर में जब इतना सब कुछ मुहैया हमारे पास, टेक्नोलॉजी से लेकर सब इन्वेस्टिगेशन के लिए, और ये बहुत बाबा आदम के ज़माने की बात नहीं है, 2012 की बात है सिर्फ सौजन्या का। और उससे 1 महीने पहले इसी जगह पर एक और महिला का रेप और कत्ल हुआ था। हर केस पुलिस अंधे कुएं की तरफ ले जाती है। और ऊपर से कमाल कोर्ट का देखिए कि इन सारी चीज़ों को सामने लाने की बजाय ये होता है कि भैया जो जो इसमें शक के दायरे में, आप उनका नाम नहीं ले सकते। क्या कहिएगा? तो इसके बारे में और जो मैंने बताया कि बाकी 490 लड़कियां, इस टेम्पल, इसकी हिस्ट्री, इसका इतिहास, इसके पैसे और वो लड़ाई किस चीज़ के लिए है, वो लालच या ताकत क्या है, जैसी कंप्लीट होता है डिटेल में आपको सुनाऊंगा।
तो कहानी में आज इतना ही। अब